तो इस बात से आपके पक्ष से स्पष्ट होता है कि हम सभी लोग यथावत विनय जी, स्वामी जी, अभिषेक जी, सत्या जी, अमन जी, अर्थात जो 5 लोग इस परिचर्चा में जुड़े हैं, सभी लोग विषय वस्तु से परिचित, पारिवारिक, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से कैसे सशक्त बनाते हुए मोबाइल पर, मोबाइल बैन के लिए या एक समय सीमा के इस्तेमाल पर हम लोगों को कार्य करना चाहिए, इन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, परिचित हैं। और चर्चा की अब जो दूसरा प्रश्न आता है कि वहां पर ये रिजोल्यूशन के दौर में आया और प्रायोगिक तौर पर सफल हुआ। सफलता जब 40% हो गई तो सरकार ने उसको 100% एक्यूरेसी के लिए लागू किया। भारत और ब्राजील के दृष्टिकोण में एक चीज जो कॉमन है, वो 750 करोड़ पूरे विश्व के एक जैसे ही लोग हैं। उनके हाथ भी वैसे ही हैं, पैर भी वैसे ही हैं, और बच्चा बेशक हो सकता है कोई पुर्तगाली बोल रहा हो, कोई लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहा हो, पर बाई प्रवृत्ति, जैसा भगवत गीता कहती है कि हमारा जो शरीर का कंपोजिशन है वो एक जैसा है। अगर वहां पर कोई विकृति आती है तो हमारे ऊपर भी सेम विकृति रहती है एट अ टाइम। जैसे कोरोना आया विश्व में तो उससे फिर कोई देश अछूता बचा नहीं। तो जो विश्व में है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसको एक्टिवली बहुत जल्दी उसको समस्या समझकर उसके निदान के प्रति लग जाते हैं, और कुछ लोग अपनी समस्याओं में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि जो एक आगामी समस्या है उस पर ध्यान बाद में केंद्रित कर पाते हैं। जो पूरा एक समूह उस पर काम कर रहा होता है तब हम लोग जागते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ भारत इस बार भी ऐसे ही है कि एक देश इस पर कानून बना देता है, लागू कर देता है, और उसको वो अच्छे स्तर पर प्रायोगिक तौर पर जब समझ लेता है तो 100% के लिए वो लागू कर रहा है, और हम लोग अभी इस चेतना में आए ही नहीं। और चर्चा की शुरुआत विनय जी से होगी। जी विनय जी। तो जैसे कि हम लोग फोन बैन को लेकर एक चर्चा और मंथन पर आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और जूम के माध्यम से हम सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि ब्राजील में ये कदम उठाया है कि एक एज ग्रुप तक मोबाइल फोन को बैन करने के लिए एक पहल करी गई है, जो कि बहुत अच्छी है, और उसके जो परिणाम हैं वो आने वाले समय में हमें जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बच्चों के लिए ही सीमित नहीं है, ये बड़े लोगों तक भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। रियरली बहुत कम और ऐसा देखने को मिलता था कि उनके आंखों की परेशानियां कम थी, चश्मा बहुत रेयरली लोग लगाते थे, लेकिन एक हेरिडिटी के साथ भी कुछ लोगों को ये चीज मिलती थी। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि आपके पूरे परिवार में, आपके पूर्वजों में किसी को भी नहीं है, लेकिन बच्चों को आज ये सब चीजों का यूज करना पड़ रहा है, वो भी बहुत छोटी सी उम्र में। अब बात आती है कि हम मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं, और अगर ना करें तो हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, पोषण और स्वास्थ्य आहार हैं, उनमें भी सुधार होगा। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अच्छी चीजों का सेवन चाह का भी नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं उस पर फोकस नहीं करते। पॉइंट है जिस पे मैंने बोला था कि ये सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी इससे बड़ी सारी परेशानियां सामने देखने को मिल रही हैं कि हम मोबाइल में आज व्यस्त होकर, अगर हम 4 लोग भी सामने बैठते हैं तो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मोबाइल का यूज करते हैं कि हम लोग का जो एक चाहे वो मित्र हो चाहे वो परिवार हो, हम लोग एक आइसोलेट फॉर्म में आ गए हैं। भले वो एक रूम में हो, एक जगह पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी चर्चाओं से पीछे रहते हैं, और ज्यादातर हम मोबाइल यूज करने की वजह से हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, उनसे चर्चा नहीं कर पाते हैं, और उनसे भी काफी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद आता है एक फेमस राइटर हुए हैं, उनका नाम है युवल नोआ हरारी। इन्होंने कई सारी बुक लिखी हुई हैं, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं। एक पहली है सैपियंस, दूसरी अभी लेटेस्ट में आई हुई है इंफॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने सूचना को भारत की या विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में इंगित किया हुआ है। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे व्यक्ति अपने आप को दुनिया से कनेक्ट करता है। अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसको कहते हैं कि बच्चों के बीच में जो मोबाइल फोन का बैन का निर्णय लिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चों में उनका होता है बाल मन और उससे जुड़ी हुई जिज्ञासा, जिसके प्रयोजन के लिए शिक्षा एक माध्यम के रूप में डेवलप की गई हुई है। वर्तमान समय में शिक्षा में उनको देने का जो मीडियम था, जो कि पहले हुआ करता था शिक्षक वर्ग, परिवार, उसका माता पिता, अब जो उसको बाईपास करते हुए जो मिक्सअप किया गया हुआ है, सीधे सीधे इंटरनेट, टैब
गैजेट्स के माध्यम से उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जिससे वो एकदम आश्चर्यचकित है, अचंभित है, और बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्तियां उसमें आ गई हैं कि उसको लग रहा है कि छोटे से समय में किस प्रकार से ज्यादा जानकारी को वो जान पाए। उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो गई। इस एक्सेसिबिलिटी से प्रॉब्लम यहाँ पे जो क्रिएट हो गई कि उसके मानसिक जो स्वास्थ्य जो कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, उस पर एक दबाव आया, और उस दबाव को समझने के लिए उसने अपने आप को और उसमें इन्वॉल्व कर लिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवर स्टिमुलेशन। ज्यादा से ज्यादा हमने उन गतिविधियों में संलिप्त हो गए, और शारीरिक रूप से हम अपने आप को कमजोर करते गए, डे बाय डे, मंथ वाइज मंथ, एंड अब तो ईयर वाइज ईयर हो चुका है ये प्रॉब्लम। और उस ईयर के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के चक्कर में वो मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट की तरफ अब जाना शुरू हो चुके हैं। वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या उनके लिए बेटर है, क्या किस तरीके से है। वो एक तरीके से जैसे टूल्स के तरीके से यूज होने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर ग्रुप के लिए, कि कैसे वो उपभोक्ता के रूप में यूज किए जाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एज ग्रुप्स के रूप में। तो ये जो कंसर्न है ये बहुत ही भयावह है। अगर इसको सही समय पर रोका नहीं गया, कम से कम उस स्तर पर जिस स्तर पर उनकी इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो जीवन को किस तरीके से ले सकते हैं, और जिस तरीके से वो एक राष्ट्र के रूप में काम भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा हो कि उनको पता हो कि वो एज ए खुद इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, और फिर नेशन, अपनी आसपास के समाज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ सुझाव अभी चर्चा के दौरान फिर आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। स्वामी जी, अब आप इस विषय पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बात रखूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा जो अभी भारत है वो आज इस समय में जिस कंडीशन में खड़ा है, वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपने भारत के साथ। हमें कठोर और ठोस निर्णय लेने होंगे। वो निर्णय, जैसे ब्राज़ील ने अभी एक कानून पारित किया है मोबाइल बैन का, वो एक सकारात्मक है, और उस जैसे सख्त कानून को हमें भी अपने भारत के अंदर ये लागू करना होगा। क्योंकि जो मोबाइल का जो उपयोग है बच्चों में, पिछले 25 वर्षों में काफ़ी बढ़ोतरी से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसके कारण जो हमारा जो देश का युवा है वो एक अलग डायरेक्शंस में चलता जा रहा है, अंधा हो गया है। ना उसे सही गलत की समझ हो रही है, और ना वो अपने परिवार से इंटरेक्ट कर पा रहा है। परिवार से कटाव है, समाज से कटाव है, और साथ साथ वो अपने मतलब जो वास्तविक अस्तित्व है, जिसको वो मोबाइल के माध्यम से तो वो ये बताना चाह रहा है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन वो सनातनी हिंदू के तत्वों को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है, और पढ़ने का उसके पास अभी समय नहीं है। तो ये जो प्रकृति बन रही है युवाओं की, ये मोबाइल के माध्यम से जुड़कर अपने आप को इंगेज कर लेना, एक एकांकी दुनिया में चले जाना, ये हमारे भारत के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि जो भारत का भविष्य है वो युवाओं के कंधों पर टिका हुआ है। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो अनुभवी लोग हैं, जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ये भारत जो है युवाओं का देश है। यहाँ की जो 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। तो अब युवा अगर एकांकी हो जाएगा तो भारत को कौन सी दिशा में हम देख रहे हैं, ये सोचकर भी हमें थोड़ा भय लगता है। इसलिए ब्राज़ील का जो कानून है उसको मैं स्वागत करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे जो प्रशासन है, जो शासन प्रशासन है, उसके अंदर भी ये चेतना विकसित की जाए कि भारत के अंदर भी ऐसे सकारात्मक कदम को उठाने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत हम व्यक्ति को परिवार से करनी होगी, और साथ स्कूल को जोड़ना होगा, और समाज के अन्य जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जो धर्माचार्य हैं, इन सबको मिलकर इन सब चीज़ को युवाओं के अंदर रोकने का प्रयास करना होगा, और बड़े कठोरता के साथ इसको हमें लागू करने की आवश्यकता है। यही मेरा एक चिंतन है अभी इनिशियल स्टेज पे। तो अमन जी, अब आपका स्वागत रहेगा। जो 3 बिंदु उठाए गए थे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अथवा पारिवारिक के रूप में विनय जी ने इसको परिभाषित किया है। विद्यमान है, क्योंकि आज हम एक दोषारोपण कर रहे हैं। हमने एक मुखौटा तैयार किया है जिसमें हमने कहा है कि हम स्कूल और प्लेग्राउंड्स और इन सब जगहों के माध्यम से मोबाइल बैन और इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव रहा है कि कोई भी ऐसी समस्या शुरू होती है तो उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार मुख्य रूप से हम स्वयं, एक व्यक्ति द्वारा। क्योंकि रीडिंग हैबिट्स खत्म होने का मुख्य कारण है मोबाइल।
रीडिंग हैबिट्स से हमारी जो अंदर की जागरूकता है वो कहीं ना कहीं एक मोबाइल द्वारा दी गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई शिक्षाओं पर आधारित हो गई है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो कदम एक बहुत विकसित कैटेगरी के देश ब्राजील ने अपनाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज एक और हमें अगर सुंदरकांड का पाठ भी करना होता है तो हम लोग कई बार मोबाइल पर प्ले कर देते हैं, और अब हमारे पास ये सुविधा भी है कि 33 मिनट 35 मिनट में हमें पूर्ण सुंदरकांड का पाठ राग और ढोल मंजीरे के साथ सुनने को मिल जाता है। आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो ये भी एक मोबाइल के माध्यम। मैं अभी क्योंकि रिमोट एरिया में काम कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। पर ये हमें तय करना है, ये हमारी मानसिक चेतना होनी चाहिए कि किस जगह पर हमें मोबाइल का उपयोग करना है, किस जगह पर हमें नहीं करना है। मोबाइल एक बून है पर हमने इसको कर्स बनाया है। इट्स अ मीडियम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वी हैव मेड इट। अब ये हमारे ऊपर है, और ये हमारी जो चॉइस है इसका विकास होता है हमारी अपनी थिंकिंग से, हमारी अपनी आइडियोलॉजी से, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी भी उसी मोबाइल से निकल के आ रही है आज की डेट में। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो टेलीग्राम चैनल जिनसे हम जुड़े हुए हैं, वो इंस्टाग्राम, वो रील्स। मैं आज देख रहा हूँ लोग पटरी के पर लेट करके भी रील बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक चेतना का विषय है, ना कि और इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर सकते हैं वो हमारे लीडर्स, हमारे देश के मुख्य प्रबुद्ध व्यक्ति आगे आ सकते हैं और लोगों में चेतना जागृत कर सकते हैं कि हमें अपने सदुपयोग का समय का सदुपयोग कैसे करना है। इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जो लोग सोने के लिए नींद की गोलियां ले रहे हैं, विनय जी ने बताया, जिनके बच्चों में मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं वो बताया, तो बच्चों को मोबाइल देने वाले कौन है? हम ही तो हैं। उनको प्लेग्राउंड ना ले जा करने के बजाय उनको हम प्ले स्टेशन दिला रहे हैं, ये हम ही तो हैं। धन्यवाद अमन जी, बहुत अच्छे पक्ष आपने रखा है कि लोग प्लेग्राउंड ना जाके प्ले स्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को, और पूजा भी अब वो देख बजा के ही करते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया उनको मुखार बिंदु दिया है आरती आदि गाने के लिए, चालीसा पढ़ने के लिए, वो भी बंद करके वो माइक में बजा लेते हैं, स्पीकर में। एक स्पीकर कल्चर डेवलप हो गया है भक्ति के नाम पे, उसी को लोग भक्ति मान लेते हैं। तो ये भी विषय वस्तु उभर कर आए। मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जिन्होंने इस समय अपनी ताकत को घर घर तक पहुंचा दिया है, और ये बहुत जल्दी ही परिवर्तन है। मैं आए हुए वस्तु जैसे याहू है, ये 1994 में आया था, पर जो सबसे ज्यादा इस समय इस्तेमाल होने वाला है वो है व्हाट्सएप, 2009 में आया है। मात्र 15 साल के दौरान इसने अपने आप को पूरा इस्टेब्लिश किया। इंस्टाग्राम 2010 में आया, 15 साल में इसने अपने आप को बूम तक पहुंचाया। गूगल 1998 के इर्द गिर्द आया था। जब से कंप्यूटर ने हम में प्रवेश किया, हम लोग कहते हैं कंप्यूटर ने हमको बनाया, वैसे ही कंप्यूटर ने हमको नचाना शुरू कर दिया। अगर ये बात भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखो पूरा विश्व नाच रहा है। कोई पटरी के आगे, अभी अमन जी ने बोला है, पटरी के आगे कोई रील बना रहा है तो कोई हवाई जहाज से कूदता हुआ रील ही रील है। चारों तरफ रियलिटी हट गई है। रियल और रील में अंतर कुछ ज्यादा बचा नहीं है। साइड इफेक्ट्स में हम लोगों ने एक जो वास्तविक विषय बिंदु उठाया कि अपना सुधार, फिर से वही आया, अपना ही सुधार पहला और अंतिम है। पर मैं फिर से कहता हूं, मेरे एकमात्र सुधर जाने से इस विषय वस्तु की गारंटी नहीं हो सकती कि मैं बहुत दिन तक अपने आप को अछूता रख पाऊंगा।